सुप्रभात। सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण। इस बाल साधना विद्यालय परिवार की तरह के प्रेम, सानिध्य, सहयोग, मार्गदर्शन रखने वाले सभी बंधुओं का, कक्षा 10 से जुड़े हुए मेरे विद्यालय परिवार के छात्र छात्राएं और अन्य विद्यालय परिवारों के छात्र छात्राओं का और बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में सहयोग करने वाले सभी प्रबुद्धों का मैं इस ऑनलाइन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्रिय छात्रों, आप इस विद्यालय परिवार की धरोहर हैं, अपने माता पिता का स्नेह है, उनके जीवन के सपनों के आप पंख हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग उन आपके माता पिता के सपनों को एक नया आगाज दें। इसलिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में ऑफलाइन की जगह हम आप तक ऑनलाइन क्लासेस पहुंचा रहे हैं। सारी क्लासें आपको अच्छी पसंद आए तो शेयर भी करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, हर बच्चे का भला हो। तो आज के टॉपिक पर हम आते हैं, अध्याय नंबर 6 और पार्ट नंबर 4। देखो, कल हमने लोकसभा की कुछ शक्तियां पढ़ी थी। आज उस बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लिखते हैं लोकसभा की विधायी शक्तियां। कल हमने पढ़ी थी संसद की विधायी शक्तियां और संसद में भी लोकसभा की विशेष जो प्रावधान पढ़े थे। देखो, विधायी शक्ति का अर्थ होता विधि, कानून, यानी विधायी शब्द का अर्थ होता विधि, कानून। यहाँ पर आप कह सकते हैं भारतीय संविधान में संसद को संसूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो लोकसभा के पास पहला जो विधि संबंधी कानून है कि जो भारतीय संविधान है, उस संविधान द्वारा हमें जो सूचियां दी गई है, संघ सूची जिसमें 99 विषय हैं, समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं और राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं। संघ सूची पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद को है। संसद में भी जो शक्तिशाली सदन है वो लोकसभा है। समवर्ती पर पहले कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और राज्य सूची पर एक विशिष्ट अनुबंध है 249 के अनुच्छेद में। अगर किसी विषय को राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास चला जाता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए तो विधायी शक्ति में लोकसभा कानून निर्माण में एक शक्तिशाली सदन के रूप में है। दूसरी बात है, साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा को समान अधिकार दिए गए हैं। यानी कि साधारण विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा को समान अधिकार दिए गए हैं। दोनों के पास समान शक्तियां हैं। पहले वो लोकसभा में पारित होता है और फिर वो राज्यसभा में पारित होता है। प्रस्तावित विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है। यानी जो प्रस्तावित विधेयक है वो पारित होने के बाद, प्रस्तावित विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है या पहुंचाया जाता है और जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है वो कानून बन जाता है। तो विधि संबंधी यह है कि कानून बनाने का हर अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है, समान रूप से है, लेकिन फिर भी कानून बनाने की जो शक्तिशाली जो मुहिम है वो लोकसभा के पास है। अब लोकसभा के पास अलग अलग शक्तियां हैं। पहली जो शक्तियां हैं वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है उसमें पहला बिंदु आता है, लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा कार्यपालिका पर
नियंत्रण रखती है। आप ये कहोगे सर ये कार्यपालिका कौन सी है? इसके अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो है ये कार्यपालिका होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और तीसरा बिंदु है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, या उसे पहली बार लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा समय समय पर मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में प्रश्न कर सकती है। अगला जो कार्य है वो ये है कि लोकसभा समय समय पर मंत्रियों से उनके विभागों के कार्य एवं उपलब्धि पर प्रश्न कर सकती है। पहला प्रश्न आपने किया है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होता है। लोकसभा समय समय पर मंत्रियों से उनके विभागों से कार्य और उपलब्धियों पर प्रश्न कर सकती है। लोकसभा सदस्य काम रोको प्रस्ताव, अगला जो बिंदु है, लोकसभा सदस्य काम रोको प्रस्ताव तथा अन्य जो प्रस्ताव हैं के माध्यम से मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकती है, तथा अन्य प्रस्ताव के माध्यम से जो मंत्री हैं मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकती है। तो लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। लोकसभा समय समय पर मंत्रियों और उनके विभागों के कार्यों की उपलब्धियों पर उनसे प्रश्न कर सकती है। लोकसभा सदस्य काम रोको प्रस्ताव और अन्य प्रस्तावों के माध्यम से उसके कार्यों की समीक्षा पूछी जा सकती है। उसके बाद में वित्तीय शक्तियां, लोकसभा की वित्तीय शक्तियां जो हैं अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद संख्या 109 वित्त विधेयक और कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे? लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे या प्रस्तुत किए जाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में जो लोकसभा है वो शक्तिशाली है। वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा शक्तिशाली है। एक बात और आती है यहाँ पर, लोकसभा में वित्त विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा उस वित्त विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है।
उसमें कटौती के कुछ सुझाव दे सकती है। फिर वो लोकसभा में जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा के पास केवल 14 दिन के लिए भेजे जाते हैं और भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली है या उसके पास जो पावर है वो अधिक है। अगली शक्ति जो आपकी आती है वो शक्ति आती है वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी शक्ति है। तो अगली शक्ति के रूप में आता है वार्षिक बजट। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांग भी लोकसभा के समकक्ष ही रखी जाती है। मांग भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है या उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को प्राप्त होता है। सभा को प्राप्त होता है। तो वार्षिक बजट और अनुदान संबंधित लोकसभा के समकक्ष रखी जाती है। समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को प्राप्त है। और अगली चीज यहां पर आती है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संशोधन संबंधी शक्ति संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो 368 के अनुच्छेद में है और 368 के अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा को संविधान संशोधन के समान अधिकार प्राप्त है। 368 के तहत अनुच्छेद के तहत लोकसभा व राज्यसभा दोनों को समान अधिकार है। दोनों को संशोधन संबंधी समान अधिकार प्राप्त है या संसद के पास अधिकार है। यह किसी भी सदन में प्रस्तावित विधेयक किसी भी संसद में प्रस्तुत होने के बाद एक दूसरे सदन में उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यानी वित्त विधेयक को छोड़कर आप ये भी कह सकते हो या आप ये लिख सकते हो संविधान के बारे में, संविधान संशोधन संबंधित अधिकार, या आप कह सकते हो प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन प्रस्तुत होने के बाद उसे दोनों सदनों में स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यानी संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां 368 के अनुच्छेद में लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी सदन में वो विधेयक प्रस्तुत हो सकता है और जब वो उस सदन में प्रस्तुत होता है तो फिर एक सदन में उसको स्वीकृति मिलने के बाद दूसरे सदन में उसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है या उसको जरूरी है। वो अधिकार मिलने के बाद ही उनको स्वीकृत माना जाता है या एक सदन में हो गया दूसरे में होने के बाद ही स्वीकृत माना जाता है। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो कानून का रूप ले लेता है। फिर यानी कि अगली शक्ति है विविध शक्तियां। ये जो विविध शक्तियां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला राष्ट्रपति है और दूसरा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकालीन घोषणा का अनुमोदन करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकालीन घोषणा 352, 356 और 360 का अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदन यही किया जाता है। तीसरी बात यहाँ पर आती है
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो महाभियोग इन सदनों में लगाया जाता है, पर राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। यानी राष्ट्रपति का जो महाभियोग है किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हो आप। लेकिन उपराष्ट्रपति का महाभियोग है वो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति का महाभियोग केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का अनुमोदन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का अनुमोदन भी किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, अगला बिंदु जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महालेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षकों राष्ट्रपति के चुनाव में इनकी में प्रमुख भूमिका दोनों सदनों की होती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक, इन सभी की नियुक्ति में दोनों सदनों की बराबर की भूमिका होती है। यही शक्तियां यथावत रूप से राज्यसभा के पास है। नोटेड बिंदु है, यही शक्तियां यथावत रूप से राज्यसभा के पास मौजूद हैं या उनके पास भी है। फिर आता है कि विशिष्ट शक्तियां, इनके बाद में जो अगला प्रश्न शुरू होता है विशिष्ट शक्तियां। विशिष्ट शक्तियों में निर्वाचन आयुक्त की पदनियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त की पद नियुक्ति। दूसरी एक विशिष्ट शक्ति है लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये विशिष्ट शक्ति लोकसभा के पास प्राप्त है। अगर वो नहीं है, मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं होने पर जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो करता है। नहीं होने पर राज्यसभा का उप सभापति जो होता है वो उपसभापति इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। देखो कितनी गजब बात है कि लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। हमने ये संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो उसमें जब संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उसके बाद में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 109 के अनुसार। यानी अनुच्छेद आर्टिकल 109 के अनुसार, 109 के अनुसार धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
ये उसका निर्णय करेगा। यहाँ पर थोड़ी विशिष्ट शक्ति है लोकसभा के पास। कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं। कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं, सभा में लाए जाते हैं। फिर वही प्रश्न की कार्यपालिका में कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद में जो मंत्री परिषद, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया जाता है, जिसकी अभी डिटेलों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन राज्यसभा के पास भी विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यसभा के पास कुछ अलग से शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे राज्यसभा के पास पहली शक्ति जो है वो अनुच्छेद 67 है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है, जो 89 के अनुच्छेद के अंतर्गत पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदनियुक्ति की पदच्युति, ये पदच्युति है या आप इसको कह सकते हैं महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो आवश्यक रूप से पहले राज्यसभा में पारित किया जाए। पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया जाए, तो पहले राज्यसभा में प्रस्ताव किया जाए। अब अगर आप ये कहोगे सर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगता है 61 के अनुच्छेद में, वो किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। वो पहले राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है, वो लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 इस बात का गवाह है कि अगर आपको उपराष्ट्रपति की पदच्युति करनी है, पद से हटाना है, उस पर महाभियोग लगाना है, तो आपको पहले वो प्रस्ताव राज्यसभा में रखना होगा, फिर वो कहा जाएगा लोकसभा में जाएगा। लेकिन उसके पहले ये फाउंडेशन लागू होगी कि वह प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ होना चाहिए? राज्यसभा में होना चाहिए। फिर अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 249 में कहा जाता है राज्यसभा उपस्थित मतदाता भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से, यानी राज्यसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दें तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 249 राज्यसभा के पास ये विशिष्ट अधिकार है कि राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं या जितने सदस्य मतदान में भाग ले रहे हैं, वो उपस्थित सदस्य और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से अगर राज्य सूची के 66 विषयों में से, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। राज्य सूची के 66 विषयों में से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सीधे रूप से किसके पास चला जाता है? केंद्र सरकार के पास चला जाता है। लेकिन लोकसभा ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए अनुच्छेद 67 के बाद अनुच्छेद 249 है, वो भी एक विशिष्ट अधिकार है किसके पास? राज्यसभा के पास। उसके बाद अनुच्छेद 312, राज्यसभा एक विद्वान सदन होता है, ये कुछ सदन होता है, ये एक स्थायी सदन होता है, ये एक वरिष्ठ सदन होता है। इसलिए क्या है कि राज्यसभा में 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है।
अखिल भारतीय सेवाओं के निर्णय अधिकार या उन पर अपनी कोई भी व्यवस्था लागू करनी है वो अधिकार किसको है? सिर्फ राज्यसभा को है। तो 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करना, परिवर्तन करना, अन्य निर्णय लेना, ये सभी अधिकार जो हैं, ये सारे के सारे अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। यहाँ लोकसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। राज्यसभा लोकसभा की तरह उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, लेकिन इसमें एक परिवर्तन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन ये दोनों भाग लेने की भूमिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ये प्रभावी रूप से। छात्रों, यहाँ दो चीजें आई हैं कि लोकसभा बाकी सब जगह सही है, लेकिन जैसे धन विधेयक पर लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, लोकसभा सामूहिक बहुमत पे शक्तिशाली है, कार्यपालिका के नियंत्रण पर शक्तिशाली है, मंत्री परिषद वहां पर उसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व वहां शक्तिशाली है, और बाकी शक्तियां जो इनकी है वो समान है। लेकिन राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 67 के तहत जब उपराष्ट्रपति की पदच्युति होगी, उसे हटाया जाएगा, तो वो प्रस्ताव पहले राज्यसभा में आएगा। अनुच्छेद 249 में उपस्थित मतदान में 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची को कोई राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा। वहां शक्तिशाली कौन है? राज्यसभा। और अनुच्छेद 312 में राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यानी ये अधिकार भी किसका है? वो भी किसके पास है? राज्यसभा के पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ चीजों के अंतर्गत जो प्रभावी रूप से जो है वो हमारी कौन सी सरकार जो शक्तिशाली है, वो राज्यसभा भी शक्तिशाली है। इनमें जो 312 वाला, इसमें परिवर्तन का अधिकार जो है, निर्णय का अधिकार है, निर्णय का अधिकार है, वो राज्यसभा के पास है। किसके पास है अधिकार? राज्यसभा के पास है। इस बात को भी आपको बड़े ध्यान रखना है इसको, कि इस पर ये निर्णय ले सकती है। तो ये आपका टॉपिक था। इस टॉपिक में आपके दो नुटाई बहुत अच्छे बनेंगे, एक तो 249, एक 312, एक 67 आगामी रूप से आपके प्रश्न बनेगा। बाकी जो आपको मैंने डिटेल से बताया उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा राष्ट्रपति की शक्तियां, उसका निर्वाचन मंडल और फिर मंत्री परिषद। इनके हमारे 3 टॉपिक बनेंगे, 2 टॉपिक राष्ट्रपति के और एक मंत्री परिषद के, जो आगामी पीरियड में करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए हम विदा हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।